ईरान को मिला शक्तिशाली दोस्त का साथ। ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट के कंट्रोल का पूरा अधिकार। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में किया तेहरान का खुला समर्थन। ईरान के दुश्मनों को बताया लुटेरा। अमेरिका इजरायल की बड़ी टेंशन। अगली खबर में आपको बताएंगे। दुश्मन के एडवांस मिसाइलों के सामने अमेरिका बेबस। ईरान युद्ध के बीच पेंटागन का बड़ा कबूलनामा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट। महंगाई और युद्ध ने बढ़ाई टेंशन। और इनके अलावा यूएई ने छोड़ दिया तेल संगठनों का ग्रुप ओपेक प्लस। क्या सऊदी के साथ विवाद बनी वजह है? तो बताते हैं सभी खबरें विस्तार से। दोस्तों, रूस ने बहुत बड़ी घोषणा करते हुए होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के अधिकार का समर्थन कर दिया है। यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ साथ भारत और चीन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। रूस ने आधिकारिक तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नियंत्रित करने का ईरान के पास अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो उसे अपने समुद्री इलाके में जहाजों की आवाजाही को सीमित करने का पूरा हक होता है। यानी रूस ने सीधे सीधे ईरान के उस कदम को सही ठहराया है जिसमें उसने इस रास्ते को बंद कर दिया है। रूस ने न सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार का समर्थन किया है, बल्कि रूसी दूत ने पश्चिमी देशों पर पाखंड और समुद्री डकैती का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा, ईरान पर पूरी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की गई, मानो ईरान ने ही अपने पड़ोसियों पर हमला किया हो। ईरान पर हमला हुआ है, ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो कोई कदम उठाता है तो वो जायज है। इसके अलावा नेबेंजिया ने पश्चिमी देशों की तुलना समुद्री लुटेरों से की और उन यूरोपीय देशों की आलोचना की जो काला सागर में रूसी व्यापारिक जहाजों पर यूक्रेन के हमलों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अपने गलत कामों को छिपाने के लिए अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन असल में वो भी वही कर रहे हैं जो समुद्री लुटेरे करते थे, जो अपने जहाजों पर खोपड़ी और हड्डियों वाला काला झंडा फहराते हैं। दोस्तों, 28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले रास्ते को लगभग बंद कर दिया था। बाद में उसने इसे खोलने की बात कही, लेकिन अमेरिका के नौसैनिक नाकाबंदी की वजह से अपना फैसला वापस ले लिया। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव दिया है। ईरान कह रहा है कि वो होर्मुज का रास्ता खोल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा ले, युद्ध खत्म करे और फिलहाल परमाणु मुद्दे को अलग रखे। लेकिन खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इस प्रस्ताव से अभी संतुष्ट नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब खुद पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसी बात कह दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिका ने पहली बार खुलकर माना है कि उसके पास आज के सबसे खतरनाक हथियारों रूस और चीन के सबसे एडवांस क्रूज मिसाइलों से बचने का कोई ठोस तरीका नहीं है। यह खुलासा किया मार्क बेर्कोविट्ज ने, जो स्पेस पॉलिसी से जुड़े एक बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अमेरिका के सामने अब ऐसे नए खतरे खड़े हो चुके हैं जिनसे निपटना बेहद मुश्किल है। उन्होंने बताया कि दुश्मन देश अब नॉन बैलिस्टिक खतरे तैयार कर रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसे हथियार है जो पारंपरिक मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज है। इनमें हाइपरसोनिक हथियार, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और स्टील्थ ड्रोन शामिल है। ये हथियार इतने एडवांस है कि इन्हें पकड़ना और रोकना बेहद कठिन हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने साफ कहा, आज अमेरिका के पास इन हाइपरसोनिक हथियारों या एडवांस क्रूज मिसाइलों के खिलाफ कोई प्रभावी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी अमेरिका के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत सीमित है। ये एक सिंगल लेयर सिस्टम है जिसे खास तौर पर
छोटे स्तर के खतरे जैसे उत्तर कोरिया से संभावित हमले को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन आज की बदलती तकनीक के सामने यह सिस्टम काफी कमजोर साबित हो रहा है। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत गोल्डन डोम नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद है अमेरिका को हर तरह के हवाई हमलों से बचाना। ये कोई साधारण सिस्टम नहीं होगा, बल्कि जमीन, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष चारों स्तरों पर एक साथ काम करने वाली आधुनिक मिसाइल डिफेंस शील्ड होगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंट्रोल सिस्टम, इंटरसेप्टर मिसाइलें और अंतरिक्ष में लगे सेंसर होंगे जो खतरे को पहले ही पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 175 से 185 बिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है। यानी ये दुनिया के सबसे महंगे रक्षा प्रोजेक्ट में से एक होगा। लक्ष्य है कि इसे 2028 तक पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप को लेकर जारी एक ताजा सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग घटकर 34% पर पहुंच गई, जो उनके मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। ये गिरावट पिछले सर्वे के 36% से भी कम है और जनवरी 2025 में पद संभालने के समय के मुकाबले काफी नीचे आ चुकी है। सर्वे के अनुसार महंगाई और ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने जनता की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान युद्ध का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा है। सर्वे में केवल 22% लोगों ने ट्रंप के महंगाई से निपटने के तरीके को सही माना, जो ये दिखाता है कि आर्थिक मुद्दों पर सरकार के प्रति भरोसा कम हो रहा है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर भी अमेरिकी जनता में खासा विरोध देखा जा रहा है। सर्वे के अनुसार केवल 34% लोग इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ है। इस गिरती लोकप्रियता का असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। सर्वे में यह संकेत मिला है कि इंडिपेंडेंट वोटर्स के बीच डेमोक्रेट्स को बढ़त मिल रही है और कई वोटर ने अभी भी कोई फैसला नहीं लिया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कोशिश का भी जनता की राय पर खास असर नहीं पड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए आगामी मिड टर्म चुनाव में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। संयुक्त अरब अमीरात ने अब ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने का फैसला कर लिया है। यानी अब यूएई तेल उत्पादन के मामले में अपनी मर्जी से फैसला ले सकेगा। यूएई के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला लंबी समीक्षा के बाद लिया गया है। उनका मानना है कि अभी भले ही खाड़ी क्षेत्र और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की वजह से सप्लाई प्रभावित हो रही हो, लेकिन आने वाले समय में दुनिया में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ेगी। अगर थोड़ा पीछे देखें तो यूएई 1967 से ओपेक का हिस्सा था और हमेशा तेल बाजार को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन अब बाहर निकलकर वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह हालिया तनाव भी है, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव। इस संघर्ष का असर खाड़ी देशों पर भी पड़ा, जिसमें यूएई भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों और ड्रोन हमलों ने दुबई जैसे बड़े शहरों की छवि और तेल सप्लाई दोनों को प्रभावित किया। जहां कुछ खाड़ी देश ईरान के साथ बातचीत चाहते हैं, वहीं यूएई का रुख थोड़ा सख्त रहा है। उसने अमेरिका से युद्ध जारी रखने की बात कही है। इतना ही नहीं, यूएई ने अपने ही क्षेत्रीय संगठन जीसीसी की भी आलोचना की है। उसका कहना है कि ईरान के हमलों पर जीसीसी की प्रतिक्रिया बहुत कमजोर रही, जो हैरान करने वाली है। साथ ही सऊदी अरब के साथ भी यूएई के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है, खासकर तेल कोटा, यमन और सूडान जैसे मुद्दों को लेकर। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई का यह कदम पूरी तरह अचानक नहीं है। लंबे समय से ओपेक के अंदर कोटा और हिस्सेदारी को लेकर खींचतान चल रही थी। अब मौजूदा युद्ध और अस्थिर माहौल ने यूएई को बाहर निकलने का सही मौका दे दिया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।